Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। क्या चीज़? वेक्टर एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? आपने यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूँ। तो सिंपल सा आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो एक लाइन में भी लिख देता हूँ, दोज कैन बी मेजर्ड, दोज कैन बी मेजर्ड। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो हमारे फिजिक्स के लॉ को होल्ड करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। या फिर सिंपल शब्द में अगर हम बात करें, ऐसी क्वांटिटी जो हमारे फिजिक्स में आए, ऐसी क्वांटिटी जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते आए हैं क्लास 10 तक। फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया एंड सो ऑन। मतलब जितने भी चीज़ें आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी हैं, क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये फिजिक्स के लॉ को होल्ड करता है और इनको हम मेजर भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इनको हम मेजर भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सा यही बात होता है। सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी को बाइफरगेट करने के, तो इसको बाइफरगेट करने के कई तरीके हैं, इसको बांटने के कई तरीके हैं। पहला तो आपने सुना होगा, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। एक डिराइव्ड क्वांटिटी और एक फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी में भी दो थे, एक बेसिक्स होता है और एक क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो बेसिक क्या होता है? बेसिक में 7 आते हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डैश डैश डैश, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में हमारे कितने आते हैं? 2 आते हैं। और इसी तरीके से डिराइव्ड की अगर हम बात करें, तो डिराइव्ड में तो कई आते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते, बहुत ढेर सारे होते हैं, है ना। तो एक तरीका हो गया फिजिकल क्वांटिटी को बाइफरगेट करने का। और दूसरा तरीका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इनके डायरेक्शन के आधार पे हम फिजिकल क्वांटिटी को दोबारा इसको तोड़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को दोबारा बाइफरगेट करते हैं। जब हम इसे बाइफरगेट करते हैं, तो मेनली हम इसको 3 पार्ट में तोड़ते हैं। मेनली हम इसको कितने पार्ट में तोड़ते हैं? 3 पार्ट में। पहला होता है हमारा स्केलर, दूसरा हमारा होता है वेक्टर और तीसरा होता है टेंसर। ये टेंसर क्या है सर? है ना, टेंसर बेसिकली अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया, हल्का फुल्का पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे क्लास 11 में टेंसर भी है ना। तो इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा अभी, है ना। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मेरा अलग से वीडियो टेंसर पे बना हुआ है 5 से 6 मिनट का, है ना, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं? आज हम बेसिकली स्केलर और वेक्टर पर ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। अब पूरी बात करेंगे, क्लास 11 में जितनी भी चीज़ें होंगी सारी बात की जाएंगी। अब सिंपल से अगर हम बात करें स्केलर और वेक्टर के बारे में, तो स्केलर और वेक्टर के बारे में बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल, है ना। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा स्केलर क्वांटिटी का? कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। ऐसी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू। जैसे मैंने बोला मास इज इक्वल टू 5 kg, तो 5 एंड kg दोनों मिलाकर 5 kg इज बेसिकली मैग्नीट्यूड। लेंथ की अगर हम बात करें, तो लेंथ है तुम्हारा 7 मीटर या 7 सेंटीमीटर, जो भी है, तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट दोनों को अगर साथ में बोलते हैं, दैट इज बेसिकली वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एंड दैट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अब अगर हम बात करें, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, सोच सकते हैं कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है। इसका मतलब यहां भी
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं लिखूंगा, स्केलर जो क्वांटिटी होंगी उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी भी होगा उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, टेंसर भी होगा तो उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन कुछ ना कुछ खास बात तो होगी, क्योंकि नाम अगर अलग अलग लिखा है तो उसका काम भी अलग अलग होगा। तो नाम अलग अलग है तो ऑब्वियसली काम भी अलग अलग है। तो यहां अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज मैग्नीट्यूड, it has magnitude but need not be direction, लेकिन इसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होंगी, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आपका किताबों में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट के पास तो डायरेक्शन है ना। तो क्या कहा जाता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, लेकिन अगर हमें उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है एडिशन में, ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के लिए, अगर हमें उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम उसको सिंपल क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। उसको भी स्केलर क्वांटिटी बोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं है, तो हम उसको सिंपल स्केलर की तरह ही मानेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, इट हैज मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो तो भैया हमारा स्केलर होगा ही। लेकिन जिसके पास डायरेक्शन भी है लेकिन उसके डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको भी हम स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, इसको मैं लिखा था, सिर्फ पता होना चाहिए क्या होता है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, इट हैज मैग्नीट्यूड, it has magnitude and specified direction, मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन साथ ही साथ उसके साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगा, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डेफिनेट डायरेक्शन भी होना चाहिए उसके साथ। अगर डेफिनेट डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। अगर मैंने बोला एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मैंने बताया, रफ्तार का वैल्यू बताया, मैग्नीट्यूड बताया। 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं आया, मैंने डायरेक्शन नहीं बताया। तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बोलूं एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ईस्टवर्ड जा रहा है या नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने डायरेक्शन भी ऐड किया यहां पर। और अगर डायरेक्शन ऐड किया तो दैट क्वांटिटी इज बेसिकली नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों ही अलग बात है, दोनों ही क्या है, अलग बात है। क्योंकि मैं जब डायरेक्शन के साथ बोलूंगा तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी उसको मैं वेलोसिटी कहता हूं। लेकिन अगर विदाउट डायरेक्शन अगर हम किसी चीज को बोलते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज स्पीड, एंड स्पीड को स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा गया है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी अगर हम बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाया। मतलब एग्जांपल भी यहां पर हमारे पास बन गया। एग्जांपल्स क्या बन गए, एग्जांपल्स बन गए, ये हो गया आपका स्पीड। और यहां पर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एग्जांपल आपका क्या हो गया, यहां पर एग्जांपल हो गया वेलोसिटी, यहां पर एग्जांपल हो गया वेलोसिटी। अब मैंने एक क्वेश्चन और किया कि एक आदमी 10 मीटर गया, एक आदमी 10 मीटर गया, तो अगर एक आदमी 10 मीटर गया तो एक जगह, मतलब मान लेते हैं आदमी यहां खड़ा है, अगर उसे 10 मीटर जाना है तो 10 मीटर वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। 10 मीटर इधर भी जा सकता है, 10 मीटर ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है 10 मीटर, इसको छूट है। जब मैंने बोला एक आदमी 10 मीटर जा रहा है, एक आदमी को 10 मीटर चलना है, तो 10 मीटर इज व्हाट, 10 मीटर इज द डिस्टेंस। और उसे कहां रखा जाएगा,
इस कैटेगरी में रखा जाएगा स्केलर, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन उस आदमी को कंस्ट्रेंट कर दिया जाए, मजबूर कर दिया जाए, नहीं तुम्हें 10 मीटर जाना है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाना है। मतलब मेरे कहने का, आदमी को 10 मीटर सिर्फ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो अगर आदमी को 10 मीटर सिर्फ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाना रहेगा, मतलब उसको तुमने मजबूर कर दिया, उसको तुमने कह दिया कि तुम्हें जाना है 10 मीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है और किसी डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। और तो वो उस दिन वो जो तुम बोल रहे हो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट, है ना। क्या बन जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं इस बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है ना। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ, लेकिन डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरीके से ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैं कई लिख सकता हूं इस तरीके से। आप जो जानते थे मैंने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। आप फोर्स के बारे में भी जानते हैं। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है ना। तो इसके एग्जांपल्स में आप लिख भी सकते हैं, फोर्स भी लिख सकते हैं इसके एग्जांपल्स में। इसके एग्जांपल्स में आप फोर्स लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, है ना, और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं, ईटीसी लिख देते हैं। बहुत है, धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना, चैप्टर वाइज कि हाँ ये कौन सी क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है। अब अगर इसकी बात करते हैं दो चार और लिख देते हैं। इसकी स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, और ये मास हो गया। मास क्या है? इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने बोला 2 kg और 1 kg, बताओ ऐड करो तो क्या करोगे? सीधा ऐड कर दोगे। सीधा क्या करोगे? ऐड कर दोगे, है ना। अब मास को हम कभी डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ी मांगते हैं। अगर हम दुकान पे जाते हैं, मान लेते दुकान पे गए आलू लेने। अब भाई साहब मैं दुकान पे आलू लेने जा रहा हूँ और दुकान में बोल रहा हूँ भाई साहब मुझे 5 किलो आलू दे दो ईस्ट के डायरेक्शन में, तो उसका कोई मतलब तो हुआ नहीं कि भाई साहब 5 किलो आलू दे दो ईस्ट के डायरेक्शन में, है ना। 2 किलो आलू दे दो वेस्ट के डायरेक्शन में, है ना। तो ईस्ट वेस्ट यहाँ नहीं बोलते, यहाँ सीधा जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब 5 किलो आलू दो, 10 किलो आलू दो, 15 किलो आलू दो, 12 किलो आलू दो, है ना। यहाँ पे ऐसे समझ के बात आप। तो यहाँ पे मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड। यहाँ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरीके से अगर हम टाइम की अगर बात करें तो टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है टाइम, लेकिन टाइम के पास डायरेक्शन होता है। सोचिए टाइम के पास कैसे डायरेक्शन होता है? टाइम कैसे? प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ हमेशा टाइम आगे बढ़ रहा है। टाइम का डायरेक्शन है, टाइम हमेशा आगे बढ़ रहा है कि नहीं डायरेक्शन? क्या टाइम पीछे आ सकता है क्या? नहीं। जब टाइम मशीन बनेगा तो देखा जाएगा। अभी तो टाइम आगे बढ़ रहा है ना। तो टाइम हमेशा लगातार क्या है? टाइम हमेशा लगातार आगे बढ़ रहा है। और अगर टाइम हमेशा लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन है फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। लेकिन फिर भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी में रख रहे हैं। ऐसा क्या? क्योंकि हमें टाइम को जोड़ने के लिए, टाइम को ऐड करने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। डायरेक्शन की थोड़ी जरूरत है कि भाई साहब 2 सेकंड बज रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे ना, 2 सेकंड बज रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में, या आज 2:10 हुआ नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करते। तो टाइम भी क्या हो गया हमारा? स्केलर क्वांटिटी हो गया। अच्छा, और भी कुछ क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया एग्जांपल। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को भाई साहब किताबों में लिखा गया है, मैं भी बता रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी ही है। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन सोचो आपने क्लास 10th में तो थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, इसके पास तो डायरेक्शन होता है ना। क्योंकि क्लास में बोला जाता था क्लास 10th में कि इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, और पॉजिटिव चार्ज के मोशन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। तो इट हैज डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है। लेकिन इसको क्यों स्केलर क्वांटिटी में के कैटेगरी में रखा गया? तो सिंपल सी बात है, इसको ऐड करने के लिए हमें सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा की जरूरत पड़ती है। सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा मतलब जो हम क्लास 10 तक पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए 10 तक? 1 + 1 = 2 और 1 - 1 = 0। मतलब ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला मामला है, ये मामला ही क्या कहलाता है?
अलजेब्रा, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, 2 × 3 = 6, व्हाट इज दिस? सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। ठीक, 6/2 = 3, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा। मतलब ये किससे डील होते हैं? स्केलर क्वांटिटीज हमेशा सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से डील होते हैं। जो सिंपल अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ते आए हुए हैं, डिवीजन के रूल पढ़ते आए हुए हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल पढ़ते आए हुए हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे डील किए जाते हैं स्केलर क्वांटिटी में। मतलब स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रा रूल को फॉलो करता है, साफ बात। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी, क्या ये अलजेब्रा रूल को फॉलो करता है? तो आंसर है नहीं, ये अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। ये वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्रांतिकारी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके लिए क्रांतिकारी इक्वेशंस बनते हैं, क्रांतिकारी एडिशन के रूल अलग से बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग से बनते हैं, है ना। तो इसीलिए तो इसे पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो इसका चैप्टर बनाया गया है। क्यों चैप्टर बनाए? तो स्केलर एनालिसिस ना लिखा होता, स्केलर एनालिसिस लिखा होता है ना। तो वेक्टर एनालिसिस लंबा चैप्टर है, कम से कम 5 से 6 लेक्चर का चैप्टर है ना। तो इसके पढ़ेंगे हम लोग मस्ती से, लेकिन इसके बारे में पहले जाने कि वेक्टर क्वांटिटी कभी भैया सीधा ऐड मत कर देना, कभी सीधा मल्टीप्लाई भी मत कर देना। इसकी मल्टीप्लाई करने का भी रूल अलग है, इसके एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने का भी रूल अलग है। वो जो रूल कहलाता है उस रूल को बोलते हैं वेक्टर लॉ। कौन सा लॉ? वेक्टर लॉ। मतलब सीधा सीधा अगर मैं बात करूं कि वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो वेक्टर लॉ, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन स्केलर क्वांटिटी किसको फॉलो करते हैं? स्केलर क्वांटिटीज फॉलो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा या लॉ ऑफ अलजेब्रा। कौन सा अलजेब्रा? अलजेब्रा, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, दैट्स इट। अच्छा, ये बात है। ठीक है, आगे देखते हैं, अब तो सर ये बात समझ में आ गई। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी कुछ नई चीज है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी कुछ नई चीज है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग होगा। यस, जरूर होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी क्या होता है? अलग होता है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको दिखाया कैसे जाता है वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं लिखा होगा तो पहचानेंगे कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी ही है ना। सिंपल खाली लिखा हुआ है बोर्ड पर या आपके कॉपी पर या आपकी बुक में अगर लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे, है ना। तो किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका दो होता है, दो तरीका है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का, है ना। एक तो है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है न्यूमेरिकल सिंबॉलिक मेथड, है ना। सिंबॉलिकली भी हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे सिंबॉलिकली, जैसे किसी आदमी को अगर पहचान देना है तो उसका नाम दे दो, उसका नाम बता दो। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद जैद हाशमी, तो मोहम्मद जैद हाशमी आपने बोला, अगर वो आदमी मेरा चेहरा नहीं देखा होगा, मुझे पहचानता नहीं होगा, है ना, लेकिन आप फिर भी आप बता देंगे एक जैद सर हैं, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना, और फला फला जगह रहते हैं, तो मेरे सिंबॉलिक मेरे नाम से मेरे पास पहुंच जाएगा अगर आप एड्रेस बता देंगे तो। दूसरा तरीका क्या है? या तो मुझे वो पहचानता हो, मुझे देखा हो, सर के पास सर क्या नाम है दाढ़ी हमेशा रखते हैं, है ना, ये सब क्या नाम है तरीके हैं, हमेशा क्या नाम है शर्ट इन करके पहनते हैं, है ना। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों का एक सिंबल होता है कि वो हमेशा इसी तरीके से रहते हैं। तो एक ग्राफिकल मेथड होता है किसी चीज़ को देखने का, मतलब देख के पहचान जाएंगे, अच्छा ये ऐसा दिखता है ना। तो वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब देख के बताएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा तरीका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब नाम उसका। जैसे सोडियम की अगर हम सिंपल सी बात करें, सोडियम या पानी की बात करें, सिंपल एग्जांपल पानी H2, है ना। अब H2, अब मान लो H2O तुम्हारे कई उस बकेट में करके रखा हुआ, या ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है कि घर में चीनी और नमक दोनों पीस कर रखा हुआ है। क्या बोला? चीनी और नमक दोनों पीस कर रखा हुआ है और नाम नहीं लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? टेस्ट करके पता करेंगे कौन सा चीनी है कौन सा नमक है।
समझ रहे हो बात को? टेस्ट करके पता करेंगे कौन सा चीनी है और कौन सा क्या है, नमक है। ठीक है, तो टेस्ट करके पता चला, या फिर उसको देखकर भी पता चल सकता है। अगर हल्का फुल्का देखे तो समझ में आ जाएगा कौन सा चीनी है कौन सा नमक है। तो ये क्या है, ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब उसको मैंने पास जाके देखा, उसका पूरी तरीके से एनालिसिस किया, तो समझ में आया अच्छा ये नमक है, ये चीनी है। लेकिन वहीं डब्बे पे अलग से पहले से लिखा होता, एक में चीनी एक में नमक, है ना। अगर आपको चाय बनाना होता तो नमक ना उठाते, सीधा चीनी उठा के चाय बनाते, ठीक है। लेकिन अगर चाय बनाना हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो सिंपल सी बात, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो पहला रिप्रेजेंटेशन, पहला तरीका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन। किसी भी वेक्टर को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है, विथ एरो हेड ऑन इट, जिसके सर पर एक एरो, मतलब एक साइड में एरो दिखा दिया जाता है। ठीक, क्या मैंने बोला, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सिंबॉलिकली एक लाइन से दिखाया जाता है, जिसके एक किनारे पे क्या लगा रहेगा, एरो लगा रहेगा। और ये एरो क्या शो कर रहा होगा, क्या डिनोट कर रहा होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये एरो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और अगर हम बात करें इसके लेंथ की, तो ये लेंथ क्या बताता है, ये लेंथ बताता है आपका सिंपल मैग्नीट्यूड, है ना। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक हम स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे विथ एरो, लेकिन जिसमें एरो जो डायरेक्शन, वो जो एरो होगा वो किसको बताएगा, वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को बता रहा होगा। लेकिन उसका जो लेंथ होगा, ये लेंथ क्या बता रहा होगा, ये लेंथ मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दे रहा होगा। सिंपल सी बात, समझ रहे बात को। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊं कि एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लेते हैं एक आदमी है, ये 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने डायरेक्शन बता दिया, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन किधर है, राइट में है। तो देखो मैंने वेलोसिटी बोला, मैंने स्पीड नहीं बोला। अगर मैं खाली 10 मीटर पर सेकेंड बोलता तो ये स्पीड होता, लेकिन मैं 10 मीटर पर सेकेंड बोल रहा हूं और राइट वर्ड में जा रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। तो इसको मुझे वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे भाई साहब। अब तुम कहोगे सर मीटर पर सेकंड का तो कोई भी स्केल नहीं बना, तो लाइन कैसे खींचेंगे सर, है ना। तो यहां पे माना जाएगा, यहां पे क्या माना जाएगा, लेट 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब सपोज कर लिया मैंने 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना, 1 सेंटीमीटर। तो बताओ 10 मीटर पर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग कितनी लंबाई होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, है ना। अगर 5 मीटर पर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग 1 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर पर सेकेंड के करस्पॉन्डिंग कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब सिंपल, मैं कितने सेंटीमीटर का लाइन खींचूंगा, 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचूंगा। 1 सेंटीमीटर ये हो गया और 1 सेंटीमीटर आपका ये हो गया, मतलब 2 सेंटीमीटर का मैंने लाइन खींचा। और मैंने इस पर क्या लगा दिया, एरो, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है। अगर राइट में जा रहा है तो राइट वर्ड, अगर ऊपर जा रहा होता तो यही 2 सेंटीमीटर का लाइन मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इस तरीके से खींचता और एरो लगा देता। अगर ये नीचे जा रहा होता वही काम मैं फिर से करता, नीचे की तरफ एरो लगाता। मतलब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में एरो रहेगा। और जो मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड को हम देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट, क्योंकि अगर वो मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड का स्केल तो बना नहीं है बेटा। और अगर मीटर पर सेकंड का स्केल नहीं बना है तो आप मानेंगे, यहाँ पर सपोज कर लेंगे, चलिए मीटर पर सेकंड का स्केल नहीं बना है तो खींचना तो लंबाई है, तो मैं मान लूंगा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर मान लीजिए। अगर 2 मीटर पर सेकंड को 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड के करस्पॉन्डिंग कितना लेंथ हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का खींच देंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कितना आप क्या माने हैं, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं बताएंगे तब तक टीचर को पता नहीं चल पाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर आप क्या माने हैं। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो ये एक तरीका हो गया क्या, ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड हो गया किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। दूसरा तरीका क्या है,
दूसरा तरीका है सिंबॉलिक मेथड, है ना, सिंबॉलिक मेथड। अब ये सिंबॉलिक मेथड क्या कहता है? सिंबॉलिक मेथड में कुछ नहीं है, नाम, जैसे नाम से दिखाएंगे। जैसे सिंपल से अगर मैं बात करूं सिंबॉलिक मेथड में, सिंबॉलिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल अल्फाबेटिक लेटर। सिंपल अल्फाबेटिक लेटर, किसी भी अल्फाबेटिक लेटर से किसी वेक्टर क्वांटिटी को दिखा दिया जाता है। जैसे ये ए हो गया, या कैपिटल ए हो गया, है ना, बी हो गया, या आपका डी हो गया, कुछ भी इस तरीके से आप दिखाएंगे। लेकिन इसके ऊपर हमेशा क्या लगाना है? इसके ऊपर हमेशा एरो लगा देना है। अगर आप एरो लगा देंगे तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इस तरीके से अगर कहीं लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एरो होगा तो, एरो नहीं होगा तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मास, अगर मैंने लिखा मास लिखा मास m इज इक्वल टू कितना, 4 kg, तो मास के ऊपर एरो तो नहीं लगाया, इसका मतलब मास को हम देख कर समझ जाएंगे मास कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की अगर बात करूं, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है जिसके वेलोसिटी को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने क्या लिखा, v के ऊपर वेक्टर लगाया। v के ऊपर वेक्टर लगाया तो मैंने क्या लिखा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, तभी ये वेक्टर होगा। तो मैंने वेलोसिटी को कैसे दिखाया, v के ऊपर वेक्टर लगा के, v के ऊपर वेक्टर लगा के। लेकिन अगर यही आप स्पीड दिखाना चाहेंगे, तो स्पीड दिखाना चाहेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द पार्टिकल v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। तो उस दिन वो क्या बन जाएगा, उस दिन वो आपका क्या बन गया, स्पीड बन गया। स्पीड को इस तरीके से सिंपल दिखाएंगे। मतलब अगर कहीं आपको v लिखा मिल जाए और अगर कहीं आपको v वेक्टर लिखा मिल जाए, तो आप उस दिन आप समझ जाएंगे कौन सा वेक्टर है, कौन सा स्केलर है। तो ये तरीका है वेक्टर और स्केलर पहचानने का, कि अगर आपको v दिख गया, एरो नहीं दिखा, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके ऊपर एरो नहीं लगा है। अगर एरो लगा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए सिंबॉलिकली किस तरीके से दिखाया था, एक अल्फाबेटिक लेटर तो होता है, लेकिन उसको स्केलर से वाइफरगेट करने के लिए, अलग करने के लिए, उसको क्या स्केलर से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, एरो लगा दिया जाता है। तो एरो लगा देंगे तो वो एरो क्या बता रहा होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी सिंपल होगा। अच्छा जी, ये बात है। जैसे फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स को कैसे दिखाएंगे, फोर्स को सिंपल दिखाएंगे, फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो लीनियर मोमेंटम के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। जैसे आप क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के आ रहे हैं, और अगर क्लास 10th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ के आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी क्या लगा देंगे, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखाया जाता है, बी से, जानते हैं ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। लेकिन आपने चार्ज पढ़ा है और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, तो दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज को कैसे दिखाते हैं, सिंपल क्यू से, वेक्टर वेक्टर नहीं लगाते इसके ऊपर। और इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को सिंपल आई से दिखाते हैं, स्मॉल आई से, कैपिटल आई से, है ना। लेकिन वेक्टर नहीं दिखाएंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बातें थी कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करने के करेंगे, ये आपको दोनों समझ में आना चाहिए, ग्राफिकल मेथड और सिंबॉलिक मेथड, ठीक है। तो सिंबॉलिक और ग्राफिकल दोनों तरीके से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाते हैं। बहुत यूज होगा आगे, इसलिए ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा और बातें करते हैं। टर्मिनोलॉजी, सम टर्मिनोलॉजी इन वेक्टर एनालिसिस। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बार बार यूज किया जाता है। उस टर्मिनोलॉजी को मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, है ना। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर पे हम बात करेंगे। तो सम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। सम टर्मिनोलॉजी
मतलब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में लीजिएगा और ये याद होना चाहिए। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम बात करेंगे यहाँ पर, उसको दिमाग में रखना है, याद रखना है। अब वो टर्मिनोलॉजी हमारी क्या है? पहला हमारा है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। सुनते रहिएगा ध्यान से। मॉड्यूलस क्या लिख दिया मैं? मॉड्यूलस, है ना, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर किताबों में लिखा होता है, समझा देते हैं हम भी। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी ओनली। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड दर्शाता है। समझ गए बात? बस, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो किसी भी वेक्टर का अगर कहता है मॉडुलस निकालो, दैट मीन्स उसका वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा। मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ओनली। क्या बताता है? डिनोट्स, ऐसे सीधा लिख देता हूं मैं, डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड लगा के। जैसे सिंपल ए वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, जैसे सिंपल सी बात मैं करता हूं, कोई भी आदमी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर क्या कहलाएगी? वेलोसिटी वेक्टर कहलाएगी 10 मीटर पर सेकंड, और किस डायरेक्शन में? ईस्टवर्ड, टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। तो ये तो वेलोसिटी हो गया जो कि वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन भी है ईस्ट के डायरेक्शन में, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड इज व्हाट? 10 मीटर पर सेकंड इज द मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज द 10 मीटर पर सेकंड। और अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिखा है तो इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ और होगा, है ना। कैसे दिखाते हैं मॉडुलस को? मॉडुलस को सिंपल मॉड लगा के दिखाते हैं, मतलब वी वेक्टर ऐसे दिखाएंगे, वी वेक्टर लिखेंगे और ये मॉड लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इसको देखते ही समझ जाएंगे। इसको इस तरीके से अगर कहीं लिखा होगा तो देखते ही समझ जाएंगे, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। किसका? वेक्टर क्वांटिटी का। मतलब ये वी वेक्टर लगा हुआ है, फिर मॉड लगा हुआ है, और इज इक्वल टू इस तरीके से लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम समझ गए मॉड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन किसका मैग्नीट्यूड है? वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है। समझ गए बात? ये चीज होती है। मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, और उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मॉड लगा के दिखाया जाएगा इस तरीके से। फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से मॉड लगा के दिखाया जाएगा, है ना, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। दिस इज द टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाएगी बार बार, मॉड लगा के। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मेक श्योर कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। दूसरे नंबर की बात करते हैं यूनिट वेक्टर। खतरनाक वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। यूनिट मतलब क्या होता है? एक, है ना। तो यूनिट वेक्टर, अब ये यूनिट वेक्टर क्या है? अब अगर हम यूनिट वेक्टर की अगर सिंपल सी बात करें कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। मैं यहां क्या लिखूं? वही लिखूंगा जो मैं बोला हूं, इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। लेकिन सिर्फ इसका डेफिनेशन इतना ही नहीं है, अब इसके आगे और कुछ बोलूंगा, लेकिन पहले इस बात को समझो कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए वो क्या कहलाता है? किसी दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाता है ना। मतलब किसी भी दिए गए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1 होता है। दूसरी बात, इट रिप्रेजेंट्स
द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शंस को बताएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला था, यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, मतलब किसी भी वेक्टर का, किसी भी दिए गए वेक्टर का क्या कहलाएगा, किसी भी दिए गए वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। क्योंकि अगर अलग अलग वेक्टर होंगे तो उनका अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, और अगर अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है उनका यूनिट वेक्टर भी अलग अलग होगा। सिंपल सा बात है कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का क्या बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। जैसे ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, तो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बताएगा, है ना। टर्मिनोलॉजी है, दिमाग में रखनी है कि यूनिट वेक्टर क्या करता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या करता है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमेशा क्या बताता है, हमेशा उस वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो यहां पे एक बात और लिखूंगा मैं, इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, किसी भी दिए हुए वेक्टर का डायरेक्शन को बताता है। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा था, इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। सिंपल, उसके नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर होगा तो उसका हमेशा क्या होगा, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक। अच्छा, जैसे मैंने इसको मॉड से दिखाया था, तो इसको कैसे दिखाया जाए, इसको भी दिखाया जाता है विथ कैप। मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ए है, इसके ऊपर इस तरीके से कैप लगाया जाता है, और जिस दिन हम कैप लगा देंगे तो ये हमारा कैप क्या दिखाएगा, कैप बताएगा कि ये यूनिट वेक्टर है। A cap is the unit vector of A vector and mod of A is the modulus of vector of A vector। मतलब किसी भी A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन है, मॉड ऑफ A है, और ये क्या है, मॉडुलस है उस वेक्टर का। और ये A कैप क्या है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को बताएगा। सिंपल सी बात है कि ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड को बताएगा, ये तुम्हारे डायरेक्शन को बताएगा, और इसको कैप से दिखाते हैं, इसको मॉड से दिखाते हैं, दैट्स इट। जैसे यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर डायरेक्शन क्या है, यहां पर इस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ईस्टवर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वी कैप जो होगा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो डायरेक्शन को बताएगा, और वो ये उसका जो यूनिट वेक्टर होगा इस तरीके से उसको दिखाएंगे, वी कैप, एंड वी कैप इज ईस्टवर्ड। यही क्या है, ईस्टवर्ड है, दिखाने का तरीका है। क्योंकि सिंबल से दिखा देंगे ना, बार बार ईस्टवर्ड थोड़ी लिखेंगे, इंक खर्चा होगा भाई, जगह खर्चा होगा, है ना, बार बार ईस्टवर्ड थोड़ी लिखेंगे। अब खाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही थोड़ी होता है, बहुत ढेर सारे डायरेक्शंस होते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगे चारों तरफ देखोगे तो, है ना। तो उसका नाम तो नहीं लिखेंगे ना, तो उसको हम सिंबल के फॉर्म में दिखा देते हैं, है ना, ए कैप, बी कैप, सी कैप। अभी आगे जाएंगे तो भी और भी तरीके से आपको दिखाया जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, वी कैप का मतलब यहाँ पे ईस्टवर्ड हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। तो ये चीज़ होता है। एक चीज़ और कि एक बात तो मैं समझ में आ गई सर कि अच्छा ये हमारे डायरेक्शन को, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर इस तरीके से दिखाया जाता है, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड सिंपल 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड सिंपल क्या होगा, 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यूनिट वेक्टर में, और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं यूनिट वेक्टर में ही, सब भूल जाइएगा लेकिन ये मत भूलिएगा, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जो बताने जा रहा हूं ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, वी कैप है, चलो फॉर्मूला बनाते हैं वी कैप का, ठीक है। देखो ध्यान से, वी कैप का जो फॉर्मूला होता है, वी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वी वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ वी। कैसे बना, अगर हम इसकी बात करें कैसे बना, तो सोच के देखो कैसे बना। जैसे मान लेते हैं कोई भी ए वेक्टर है हमारे पास, है ना, चलो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। अगर कोई भी ए वेक्टर है आपके पास, तो इसके पास क्या क्या चीज है, इसकी जायदाद क्या है, 2 जायदाद है इसके पास, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन 2 है। तो इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास 2 चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा
और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसके पास डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब बताओ मैग्नीट्यूड बताने का हक किसके पास है? मैग्नीट्यूड बताने का हक आपके पास सिर्फ और सिर्फ मॉड ऑफ ए के पास है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ही क्या बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको बताएगा। और अगर हम बात करें डायरेक्शन कौन बताएगा, तो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर बताएगा। यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप। समझ रहे बात? तो मैंने क्या बोला, एक ए वेक्टर है, क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर है, तो इसके पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है। ठीक, अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि इस तरीके से आपका ए कैप लिखा हुआ है ना, तो अगर ए कैप लिखा हुआ है तो इसके पास क्या क्या है, मैं पूछ रहा हूं इससे तुम्हारे पास क्या क्या है। तो इसने कहा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ए वेक्टर इस साइड में लिखा। फिर मैंने इससे पूछा तुम्हारे पास क्या क्या है, तो इसने कहा मेरे पास दो चीज है। क्या क्या है, दो चीज है। मिटा दो थोड़ा सा, मैं इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो इसने कहा मेरे पास दो चीज है। क्या क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हमने कहा अच्छा। फिर हमने इसको देखा, फिर हमने इसको देखा। मैंने इसको देखा तो ये कह रहा है मेरे पास सिर्फ डायरेक्शन है, मुझे बराबर तभी करना जब डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा मेरे पास सिर्फ डायरेक्शन है, तुम बराबर कर रहे हो ए वेक्टर के, तो जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचेगा तभी बराबर करना। तो मैंने कहा अच्छा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, चलो डिवाइड मार देते हैं किसका, मॉड ऑफ ए का। क्योंकि इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड है ना चले गए घर, सिर्फ बचा डायरेक्शन। तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए कैप, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। दिमाग में रखिएगा इसको, है ना। इसका क्या मतलब है, आओ देसी भाषा में समझते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, अगर हम सिंपल सा मतलब की अगर हम बात करें, मिटा के फिर बताता हूं। अगर मैं इसके सिंपल सी मतलब की बात करूं कि लिखने का क्या मतलब था, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर मैं अगर कहूं कि ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए, तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने बताया। लेकिन अगर मैं किसी दिन इस तरीके से लिख दूं ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू में ए कैप, तो उस दिन तुम बुरा मत मान जाना। ठीक है, ये भी सही है। मैंने कुछ किया, थोड़ी इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, बस मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू में क्या कर दिया मैंने, ए कैप। तो क्या मतलब इसका मतलब ये है, सिंपल सा मतलब समझना, कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का तुम्हें मैग्नीट्यूड पता हो, सुना ध्यान से, है ना। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का तुम्हें मैग्नीट्यूड पता हो, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उस दिन वो वेक्टर बन जाएगा। पता नहीं क्या बोले, सुनो ध्यान से। जैसे मैंने सिंपल से बोला कि किसी बॉडी में फोर्स लगा 10 न्यूटन, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन सिर्फ तुमको मैं क्या बता रहा हूं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, डायरेक्शन मैंने नहीं बताया ना। तो इसका मतलब मैं तुमको मॉड बता रहा हूं। मैंने कहा बॉडी पे लगा 10 न्यूटन, मतलब मैं तुमको फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, फोर्स का मॉडुलस बता रहा हूं, बस। मैंने डायरेक्शन बताया ही नहीं तुमको। लेकिन अगर किसी तरीके से डायरेक्शन पता चल जाए, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर अगर पता चल जाए, तो उस मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा, फोर्स वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फोर्स वेक्टर बन जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग बात है, फोर्स वेक्टर अलग बात है। फोर्स वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन साथ में बताएगा, मतलब एक साथ बताएगा, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, है ना। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। समझ में आ रही बात, समझ गए आई थिंक मैं क्या बोलना चाह रहा था। कि अगर मैंने बोला कि 10 न्यूटन फोर्स है, अच्छा 10 न्यूटन फोर्स है, तो 10 न्यूटन फोर्स ये वेक्टर थोड़ी बता रहे हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, सिर्फ मॉडुलस बता रहा है फोर्स का।
अगर यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स वेक्टर बन जाएगा उस दिन। मतलब फोर्स के ऊपर वेक्टर लगा दोगे इज इक्वल टू समथिंग, उसका जो यूनिट जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन साथ में लिखोगे ये चीज। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैं बोलता हूं कि एक आदमी है भाई साहब, या बॉडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक टेबल पे एक इस तरीके से बॉडी रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगाया मैंने कहा इस पे फोर्स लगाया कितना ले लूँ, वही एग्जाम्पल 10 न्यूटन वाला सिंपल से ले लूँ। 10 न्यूटन भाई साहब इस पर फोर्स लगा है ना, और ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम बोलेंगे ईस्टवर्ड, और उस ईस्टवर्ड को मैं सिंबॉलिकली यूनिट वेक्टर दे देता हूं। ईस्टवर्ड के डायरेक्शन को मैं एक सिंबल दे देता हूं, यूनिट दे देता हूं, मतलब सिंबल दे देता हूं यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर को मैं बोल रहा हूं आई कैप। क्या बोल दिया? आई कैप, मतलब सिंपल आई लिखा, आई के ऊपर क्या लगा दिया? कैप। तो आई कैप इज द, मैंने बोल दिया, मैंने सपोज किया है ना। अभी इसके बारे में और आगे बात की जाएगी, लेकिन सपोज किया है आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्टवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्टवर्ड डायरेक्शन मैंने मान लिया, तो मैं बोलूंगा बताओ फोर्स वेक्टर क्या होगा। तो फोर्स वेक्टर क्या लिखोगे? मॉड ऑफ एफ इंटू में यूनिट वेक्टर एफ कैप। अब मैंने बोला अच्छा फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ एफ क्या लिखोगे? 10 इंटू में एफ क्या लिखोगे? आई कैप, है ना। सीधा सीधा इसको क्या लिख दो? 10 आई कैप, 10 आई कैप न्यूटन। अब 10 क्या बता रहा है? 10 तो मैग्नीट्यूड, लेकिन आई कैप क्या बता रहा है? आई कैप से पता चल गया, अच्छा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों साथ में बता दिया, 10 आई कैप। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपको ये क्या बोलूं, कुछ तो बोल दो, चलो मान लेता हूं ये तुम्हारा क्या होता है? ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है डायरेक्शन। ऊपर मतलब किधर? ऊपर मतलब किधर? ऊपर सामने होता है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होते हैं, है ना, कईयों को कंफ्यूजन होता है कि ईस्ट वेस्ट, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर होगा। वर्टिकल में नहीं होता, ये चारों हॉरिजेंटल में ही होते हैं, प्लेन में ही होते हैं, अर्थ पर, अर्थ की प्लेन में ही होते हैं, मतलब ये हॉरिजेंटल प्लेन में, ऐसा है ना। तो अगर मैं बोलूंगा ईस्ट, तो ईस्ट क्या बोलूंगा? ईस्ट में बोलूंगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ मेरे सामने वाला होगा डायरेक्शन, और साउथ क्या होगा? पीछे वाला डायरेक्शन। ठीक है। अब बताओ बोर्ड में बनाओगे या कॉपी बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे। अब इसे आगे पीछे कैसे दिखाओगे? नॉर्थ और साउथ को अंदर घुसेड़ के, है ना। तो ऐसा मतलब कि बना भी दोगे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये आप जानते रहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चारों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। मेक श्योर सेम प्लेन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, शुड बी इन सेम प्लेन। हाँ ठीक है। मैंने बोला एक आदमी 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है। एक आदमी, क्वेश्चन लिख दूं, एक आदमी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने 5 मीटर पर सेकंड बोला था, डायरेक्शन नहीं दिया, तो मैं स्पीड बोल रहा हूं उसको मैं। और यही स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। बाद में बताया जाएगा, है ना, बाद में बताया जाएगा। इसमें भी थोड़ी बहुत राज है। क्या राज है? राज खुलेगी जब काइनेमेटिक्स हम पढ़ेंगे, अभी हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो खैर मुझे इसका वेलोसिटी वेक्टर बताना है, और मुझे मानना है कि नॉर्थ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप है। तो अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप है और मुझे इसका वेलोसिटी वेक्टर बताना है, तो मैं क्या करूं? मैं लिखूंगा वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वी इंटू में उसका यूनिट वेक्टर। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड है, मैंने लिख दिया 5। और यूनिट वेक्टर क्या? यूनिट वेक्टर जे कैप नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो लिख दिया मैंने जे कैप, और ये उतना हो गया मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? वी वेक्टर इज इक्वल टू 5 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड तो मैग्नीट्यूड हो गया, और जे कैप क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। मैंने उसको दिखा दिया। तो इसका यूज है, ये इस फॉर्मूले का यूज है। मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता हो तो यूनिट वेक्टर से सीधा मल्टीप्लाई करो, वो वेक्टर बन जाएगा,
खत्म बात, है ना, सीधी बात, नो बकवास, ये बात होगी। कुछ टर्मिनोलॉजी और भी है, डिस्कस की जाएंगी लेकिन अगले लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।